हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क रिप्लाई एम प्रोग्राम। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज लेके आए हैं आपके सामने, जो आप लोगों ने पूछे हैं उनका जवाब देने के लिए मैं आया हुआ हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो मेनली डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आया है और प्रोसीजर के बारे में आया है कि एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है। तो शुरू करेंगे कि मैं आपको बताऊं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को घर से बैठे हुए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस चालू कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपना पैन कार्ड जो प्रॉपर्टीशिप के अंदर करना चाहते हैं हो, तो प्रॉपर्टी के अंदर आपका खुद का पैन कार्ड लगता है। तो पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई होता है और पैन कार्ड अप्लाई होने की जो सिर्फ चार्जेस हैं वो 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़ हैं। उसके बाद आप गुमास्ता, जिसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस बोलते हैं, जहाँ जिस एरिया में आपका घर है उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वहाँ पे विजिट करना है। और वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं गुमास्ता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। वहाँ पे आप उनको जाके अप्रोच करना है और उनसे ये कहना है कि मुझे अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है और मैं अपने घर से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। वो हम आपको एक प्रोफेशनल फ़ी का एक सर्टिफिकेट देंगे, जिसके अंतर्गत आप अपना कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड यहाँ पे आपका अपना खुद का पर्सनल लगेगा। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो प्रोफेशनल फ़ीस होती है वो 2000 रुपीज़ होती है। वो भरने के बाद आपकी वो फ़ी के बाद वो आपको वो एक सर्टिफिकेट देंगे जो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। जिस वक्त आप ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भर रहे हो उस वक्त अपने पूरे फ्लैट के बारे में या घर के बारे में, बिजनेस पूरे घर से कर रहा हूँ ऐसा नहीं दिखाना है। ऐसा जो जो छोटा रूम है ताकि वो ही दिखाना है कि मैं इस रूम से करने वाला हूँ, ताकि आपको जो प्रोफेशनल टैक्स लगेगा वो उस रूम के ऊपर ही सिर्फ लगेगा। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद ये वाला सर्टिफिकेट आप बैंक में ले जा सकते हैं अकाउंट खोलने के लिए। आपका अकाउंट खोलने के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, गवर्नमेंट बैंक्स मांगेंगे। उसके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो मैंने प्रोफेशनल का आपको बताया था प्रोसीजर कैसे करना है करके। अब बैंक में अकाउंट खोलने के बाद आपको बैंक चेक बुक देती है जिसमें आपके का नाम प्रिंटेड होता है और आपका पैन नंबर मांगेगी और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मांगेगी। उसके अंतर्गत आप वहाँ से बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक का अकाउंट खोलने के बाद आप डीजीएफटी की साइट पे ऑनलाइन आईसी एप्लीकेशन के लिंक के ऊपर जाके अपना पैन नंबर और अपना बर्थ डेट डाल के और अपना मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल एड्रेस डाल के, ओटीपी लेके आप अपना आईसी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत सिर्फ आपको 500 रुपीज़ फ़ी ऑनलाइन पे करनी है बाय एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। वो लाइसेंस वहीं उसी वक्त आपको मिलता है। ना तो कुछ कागज़ आप डीजीएफटी में भेजते हो, ना तो कुछ कागज़ वहाँ से आता है। जैसे ही आपने अप्लाई किया उस वक्त आपको 2 डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने रहते हैं। एक तो कैंसल्ड चेक और एक आपका एड्रेस प्रूफ, जिसके अंतर्गत आप अपना आधार कार्ड या आप अपना इलेक्शन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लाइसेंस आ जाने के बाद आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो। उसके बाद मार्केट का सिलेक्शन करना है। मार्केट का सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको बायर ढूंढना है और बायर की जेन्युइनिटी को देखना है कि हम लोगों को कैसे ढूंढना है। वो हम हमारे कोर्स के अंतर्गत हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं। बायर आपको मिल जाने के बाद आप उनके साथ पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स के बारे में बातें करते हैं, पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं, पेमेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं और बहुत सारी जो कंटेनर में शिपमेंट जाएगी, कब जाएगी, ये सब बातें हो जाने के बाद आप सामने वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप बनाने के बाद वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कोर्स के अंदर हम लोग बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद आप वो कॉन्ट्रैक्ट बना के फिजिकल फॉर्म में वहाँ पे बायर को नहीं भेजते। ये सिर्फ आप ईमेल के अंदर उनको भेज सकते हैं और उनका भी सील सिग्नेचर करके वापस मंगवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, या अगर मर्चेंट हैं तो फिनिश गुड्स खरीदते हैं। फिनिश गुड्स खरीदने के बाद आपका जीएसटी क्लियरेंस और कस्टम क्लियरेंस होता है। जीएसटी क्लियरेंस और कस्टम क्लियरेंस 3 जगहों पर होता है। आईसीडी, जिसको हम लोग इनलैंड कंटेनर डेपो बोलते हैं, या तो सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन, और तीसरा है पोर्ट्स। पोर्ट्स के ऊपर भी आपका कस्टम क्लियरेंस होता है। ये बात रही आपकी अगर शिपमेंट बाय सी है तो, लेकिन अगर आपका शिपमेंट बाय एयर हो रहा है तो उसका कस्टम क्लियरेंस एयरपोर्ट पे होता है। और अगर बॉर्डर पे जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो उनका जो कस्टम क्लियरेंस है वो हमारा बॉर्डर पे ही होता है।
तो कस्टम क्लियरेंस हो जाने के बाद आपका जो गुड्स है वो मूवमेंट होता है आपका पोर्ट के ऊपर। वहाँ पे पोर्ट की मैनेजमेंट होती है, शिप में माल चढ़ता है, शिप यहाँ से उस पर्टिकुलर कंट्री में जाता है और आपके यहाँ की शिपिंग कंपनी आपको एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट देती है जिसका नाम होता है बिल ऑफ लेडिंग। अगर सी से भेजा है तो बिल ऑफ लेडिंग होता है, और अगर एयर से माल गया हुआ है तो आपको एयरवे बिल मिलता है। ये प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट खलास हो जाने के बाद पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं बायर को भेजने के लिए। इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट की मूवमेंट होती है, जो उसकी एक साइकिल ऐसी है कि अगर पेमेंट टर्म आपका कलेक्शन है या एलसी है तो आप डॉक्यूमेंट बना के अपने बैंक को देते हो, आपकी बैंक बैंक को भेजती है और बायर की बैंक बायर को अकॉर्डिंग टू पेमेंट टर्म डॉक्यूमेंट देती है, क्योंकि उनको माल छुड़ाने के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। लेकिन अगर 100% एडवांस पेमेंट है तो उसके अंतर्गत आप डॉक्यूमेंटली डायरेक्टली बायर को भेज सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल आप लोगों को अलाउ कर रहा है। और उस ये पेमेंट बाद में वहाँ से आ जाने के बाद आपकी बैंक डीजीएफटी की साइट के ऊपर आपकी जो पेमेंट है वो शिपिंग बिल के साथ टैली करके वहाँ पे अपलोड करती है, जिसको हम लोग EBRC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। वो आ जाने के बाद आप गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं। ये है आपका एक्सपोर्ट का साइकिल। तो मैं आशा करता हूँ कि जो बाहर बहुत सारे जो सवाल मेरे पास आए थे एक्सपोर्ट के प्रोसीजर के बारे में, मैंने आपको अच्छी तरह से जानकारी दी होगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर हरी सिंह का आया हुआ है और उन्होंने पूछा है कि एक्सपोर्ट की प्राइस को कैसे फिक्स किया जाता है। तो एक्सपोर्ट की प्राइस के अंतर्गत आप लोगों को मेन तो पहले जो है आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, पैकेजिंग है, बाद में आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ये सब बातें आपकी प्लस प्लस होती जाती हैं। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी रखते हैं, वो 5 to 10% अप्रॉक्सीमेटली रहती है। और उसके बाद आपको कुछ माइनस भी करना है। सिर्फ जो आपका जो कॉस्टिंग है वो इस तरह से नहीं होता। माइनस के अंदर आपका जो गवर्नमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देती है और आपको जो MEIS बेनिफिट, मतलब कहने का आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो माइनस करने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम इनको भी प्लस करना चाहते हैं, तो हम लोगों को इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लस करना चाहते हो, प्लस करोगे तो आपका जो कॉस्टिंग है और जो कोटेशन आप देने जा रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सामने वाले बायर को आप कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं दे पाएंगे। इसके लिए वो जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं आपके, वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, तभी आप उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस दे पाएंगे। तो आते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर अंतर्गत आपको जितनी भी कॉस्टिंग हो गई है कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर पूरी की पूरी वो सब डाली हैं, आपकी फैक्ट्री की, आपकी वेजेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में जितनी भी कॉस्टिंग हुई है वो। लेकिन अगर फिनिश्ड गुड्स खरीद रहे हो, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो मार्केट से माल खरीद रहे हो तो आपको फिनिश्ड गुड्स के बारे में पता चल रहा है। बाद में पैकिंग के बारे में, मार्किंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, उसकी भी कॉस्टिंग आपको वहाँ पे ऐड करनी है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट, जिसको हम लोग इंको टर्म बोलते हैं, कौन सी जगह तक आप उसको डिलीवरी दे रहे हैं, आप अपनी फैक्ट्री से लेके वो जो माल उसकी फैक्ट्री तक पहुंचता है, उसने कौन सी पॉइंट तक आपको मांगा है, वो आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट उसके अंदर ऐड करनी है। और उसके बाद आपको अपनी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऐड करनी है और बाद में माइनस करना है ड्यूटी ड्रॉबैक और इंसेंटिव जो गवर्नमेंट के MEIS वगैरह जो मिलते हैं वो आपको माइनस करके जिस फिगर पे आते हैं आप, उस फिगर को, वो इंडियन रुपीज़ में होता है, उसको आपको आज के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट के साथ डिवाइड करके आप सामने वाले को कोटेशन दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मिस्टर यासिन रूपानी का आया हुआ है। उसने लिखा है, सर थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, क्या हम वेबसाइट में ICGST सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जितनी भी आपके जहाँ जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन है, वो जितना भी आप अपने वेबसाइट के ऊपर दिखाएं हैं तो आपकी जेन्युइनिटी प्रूव करता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप लोगों ने IC लाइसेंस लिया है तो IC के बारे में लिखिए और वहाँ लिखिए कि IC रजिस्टर्ड विथ DGFT मत लिखिए, पूरा नाम लिखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उन लोगों को लगेगा कि ये पर्टिकुलर आदमी पुराने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो ये आपका एक इम्पैक्ट अच्छा रहता है। IC नंबर, GST सर्टिफिकेट या किसी चेंबर का या किसी प्रमोशन काउंसिल के साथ भी अगर आप जुड़े हुए हो तो उसका सर्टिफिकेट का नंबर और उस पर्टिकुलर संस्था का नाम लिखते हो तो आपका इम्पैक्ट अच्छा आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर अपना दर्शा सकते हैं। मिस्टर राजेश पटेल ने एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि सर LC करके बायर कंटेनर छोड़ाने नहीं आता है, ऐसे में क्या करें? तो यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर सामने वाले बायर की बैंक ने आपको LC दी है, बायर ने आपको LC नहीं दी है, और एक रूल है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का कि बैंक्स आर डीलिंग ओनली इन डॉक्यूमेंट्स।
तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने बराबर उस एलसी के हिसाब से दिए हुए हैं तो वो मटेरियल की जो बात है छुड़ाने की वो बीच में नहीं आती। बैंक इज सपोज टू पे यू अगर आपके डॉक्यूमेंट बराबर हैं तो बायर बैंक से डॉक्यूमेंट छुड़ाए ना छुड़ाए हम लोगों को उस बात के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके एलसी के हिसाब से बराबर होंगे तो बायर की बैंक आपको पेमेंट करने के लिए बंधी हुई है। इसके अंतर्गत भी दो बातें हैं। इसके अंतर्गत एलसी में दो टाइप की पेमेंट आती हैं। एक होता है एयर साइड जिसके अंतर्गत बोला जाता है इमीडिएट पेमेंट, लेकिन इमीडिएट पेमेंट का मतलब है 5 वर्किंग डेज, क्योंकि सामने वाले बैंक को 5 वर्किंग डेज चाहिए होता है डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। और अगर डॉक्यूमेंट यूजेंस हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों ने सामने वाले को कुछ क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड मतलब आप मैक्सिमम 9 मंथ तक का क्रेडिट पीरियड दे सकते हो, तो जो कुछ भी आप लोगों ने उनको क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेंगे 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, तो वो पेमेंट आपको 90 डेज शिपमेंट की तारीख के बाद आपको वो बैंक पेमेंट देने के लिए बंधी हुई है। उसका बायर उसको पेमेंट दे ना दे हमको उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। एक बार बायर की बैंक ने हमको एलसी दे दी, बीच में से बायर निकल गया, नाउ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड यू। तो वो जो डॉक्यूमेंट अगर आपने बराबर दिए हैं, सामने वाला माल उठाता है नहीं उठाता है, आपको उसके साथ कुछ भी संदर्भ में सोचना नहीं है। मिस्टर मिथुन का एक सवाल है कि मुझे इंडोनेशिया से इंपोर्ट करना है तो मुझे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। मेनली जो इंपोर्ट का हमारा सेशन चलता है उसके अंतर्गत हम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर नहीं बनाते, डॉक्यूमेंट सामने से आते हैं। तो वो इंपोर्ट के क्लियरेंस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट सामने वाले से मंगाने हैं वो एक तो आपका रहेगा कॉमर्शियल इनवॉइस, दूसरा रहेगा आपका पैकिंग लिस्ट, तीसरा रहेगा आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, अगर माल आप सी से मंगा रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग रहेगा, और अगर एयर से मंगा रहे हैं तो एयरवे बिल रहेगा, तीसरा आपका रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आपका एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जिसको आप इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर आपने माल का इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो कि ये माल बराबर है या नहीं, तो आप SGS का, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन एजेंसी का डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी का मांग सकते हो। ये डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने मंगाए हैं तो आपका इम्पोर्ट क्लियरेंस आसानी से हो सकता है। एक मिस्टर विशाल भारद्वाज का क्वेश्चन आया है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों को डॉक्यूमेंट बैंक में कौन से देने हैं। तो पहले मैं आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताता हूँ। तो एक्सपोर्ट के अंतर्गत आप बैंकों में दो सेट बना के डॉक्यूमेंट देते हो। एक होता है बैंक के लिए और एक होता है वो जो बैंक आपका बंच बाहर को भेजती है वो डॉक्यूमेंट। उसी के अंतर्गत वही डॉक्यूमेंट होते हैं एक्सपोर्ट के अंदर, इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और एक आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जिसको हम बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल मैंने आपको बताया, और एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पेमेंट टर्म 100% एडवांस होती है। 100% एडवांस पेमेंट के अंतर्गत आप सोचते हो कि 100% पेमेंट आ गई, मैंने डॉक्यूमेंट डायरेक्टली बाहर को भेज दिए, अभी मैं बैंक को क्यों काहे के लिए डॉक्यूमेंट दूँ। तो बात वो ऐसी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेमा के अंतर्गत ये रूल है कि शिपमेंट हो जाने के बाद पेमेंट टर्म कौन सी भी हो, आपको शिपमेंट हो जाने के 21 डेज के बाद डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट बैंक को दे देने हैं। अगर एडवांस पेमेंट है तो भी देने हैं, क्योंकि जो एडवांस पेमेंट आपकी आई थी उसके अंदर आप जो बैंक को बता रहे हो कि वो फलाने दिन पे जो फलाने मेरे लिए पैसे आए थे उसके सामने मैं ये आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट आपका शिपिंग बिल उस पेमेंट जो आई थी उसके सामने उसको स्क्वायर ऑफ करती है और DGFT की साइट पे उसको अपलोड करती है। तभी ही आप उस गवर्नमेंट इंसेंटिव्स को क्लेम कर सकते हो। तो ये रहा हुआ एक्सपोर्ट के बारे में। और इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इंपोर्ट आप लोगों ने अगर क्लियरेंस करवा दिया है तो इंपोर्ट क्लियरेंस करवा देने के बाद आप लोगों को 3 महीने के अंदर बिल ऑफ एंट्री जो कस्टम अथॉरिटी आपको पास करके देती है वो आपको बैंक में सबमिट करने को रहती है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते और लेट हो जाता है तो आपको बैंक को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। एक क्वेश्चन मिस्टर दीपन तिवारी का आया हुआ है कि सामने वाले बायर ने मुझे LC दी है तो मुझे ECGC लेने की आवश्यकता है क्या। तो यहाँ पर आंसर ये रहेगा कि वो LC जो बैंक LC ओपनिंग बैंक जो है वो टॉप 1000 वर्ल्ड रैंक के अंदर है, तो आपको ECGC लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी बैंक है जिसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, 5000 ऊपर जो जिसका वर्ल्ड रैंक है, तो आपको ECGC उसे बैंक के ऊपर लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बैंक के जो है यहाँ आप कंफर्म्ड LC करके मांग सकते हैं, क्योंकि कुछ बैंक ऐसी हैं कि जिनका स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होती, तो आपको उस बैंक के ऊपर ECGC लेनी चाहिए अगर 5000 ऊपर से वो बैंक का वर्ल्ड रैंक है। आप सोचते होंगे कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि फलानी बैंक कौन से रैंक में आ रही है। तो गूगल करके बैंक का नाम डालिए
उसमें बैंक का नाम लिखिए और उसमें लिखिए वर्ल्ड रैंक। तो उसके अंतर्गत अगर 5000 से ऊपर है तो आप उसका ECGC ले लीजिए। अगर आप लोगों को 1000 के नीचे आ रहा है तो आपको ECGC लेने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर खान साजिद ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग सर, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन मर्चेंट एक्सपोर्टर कैलकुलेटेड द प्राइस ऑफ द FOB एंड CIF, वेयर शुड मर्चेंट एक्सपोर्टर ऐड हिज प्रॉफिट। ये FOB और CIF है, वो हमारा इनकोटर्म है जिसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में डिलीवरी टर्म कहते हैं। तो FOB के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या ऐड करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें आपका कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, पैकेजिंग, फिर आपका लोडिंग चार्जेस फ्रॉम योर फैक्ट्री टू ICD में कस्टम क्लियरेंस की चार्जेस, फिर कस्टम क्लियरेंस ICD से लेके आप अगर वो माल पोर्ट पे ले जा रहे हैं तो उसका आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। फिर THS चार्जेस बोलते हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जो पोर्ट मैनेजमेंट चार्जेस जिसको बोलते हैं। फिर शिप में चढ़ाने की चार्जेस, जो क्रेन की चार्जेस लगती हैं, जो प्लेटफॉर्म से लेके पोर्ट से लेके शिप में चढ़ाई जाती है, तो हम इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। मतलब ये रही आपकी FOB प्राइस। और अगर आप CIF प्राइस करना चाहते हो तो FOB तक तो सेम ही रहेगा, लेकिन CIF के अंदर आपको जो फ्रेट है, फ्रेट मतलब भाड़ा, शिप का जो भाड़ा है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो भी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो प्राइस आपकी हो जाएगी CIF। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप #AskIIM के अंदर अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। हम आपको अब पूरी से पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी वंस अगेन।